हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग जो है इस समय पे जीएस और इंग्लिश दोनों का मिक्स प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी से हम लोगों की मेरिट बननी है और यहीं से हम लोगों का जो है सब कुछ होना है। तो मेन हमारे लिए यही है, ठीक है। बाकी कुछ रिक्वेस्ट आई हैं मेरे पास कि आप सर रीजनिंग नहीं करा रहे हैं, आप रीजनिंग भी करा दीजिए, क्योंकि उसमें नए पैटर्न की आती है, रीजनिंग भी क्वालिफाई होनी है। और जो जैसा कि अभी जो एसएससी सीजीएल में बच्चों ने कंप्यूटर को बहुत लाइट लिया था, वो लोग देखिए कंप्यूटर में फेल हुए हैं, जिनके बच्चों के देखिए इतने अच्छे अच्छे नंबर होने के बावजूद अप्रॉक्सीमेट 300 नंबर हैं, लेकिन इंग्लिश में फेल हैं, सॉरी उसमें कंप्यूटर में। तो क्या है, वो बाहर हो गए। सेम चीज़ वही यहाँ आपके साथ भी हो सकती है कि आप लोग पूरा फोकस कर रहे हैं जीएस और इंग्लिश पे, लेकिन मैं तो रीजनिंग को ऐसे लाइटली ले रहे हैं जैसे उनमें कुछ होगा ही नहीं। देखिए रीजनिंग बहुत टफ लेवल की आएगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आपके लिए रीजनिंग भी लेके आऊँगा। बाकी दोस्तों देखिए, जो लोग नए हैं सभी लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक। और बाकी अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसको आप जो है ऑप्शन में जरूर आंसर दिया करें। आप लोग आंसर नहीं देते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो पहला लिखा है पर्ल, फिर लिखा है प्लीज, फिर लिखा है पीजेंट और पेलेंटी। पेलेंटी लिखा हुआ है। तो देखो इसमें जो गलत है वो पीजेंट गलत है, ठीक है, ठीक। इसका मतलब PEASENT जो लिखा है वो गलत है। PESANT होता है, पीजेंट होता है, ठीक है। ई नहीं होता है, यहाँ पे ए होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो हु ओन्स और रेंट a small piece of land, जिसके पास छोटी जमीन होती है उसको जो क्या करता है, रेंट पे देता है, ये उसके लिए कहा जाता है, ठीक है। और ऑन विच ही सी ग्रो फूड और कीप्स एनिमल, ठीक है, जिसके पास छोटी जमीन होती है वो किराए पे देता है और उस पे जो है वो फूड यानी कि खाने वाली चीजें उगाता है और जानवरों को रखता है, ठीक है, और अपनी फैमिली को रखता है। तो उसके लिए ये शब्द पीजेंट यूज किया जाता है, जिसकी स्पेलिंग होती है PEASANT, ठीक, ये स्पेलिंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है? सेकंड नंबर में लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द सब्स्टिट्यूट and underline segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required, ठीक है। चलिए, यानी कि जो लाइन अंडरलाइन है जिसके नीचे, उस शब्द को चेंज करना अगर नहीं जरूरत है तो उसके लिए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड बोल दिया जाएगा। चलिए, बोथ ऑफ अस गोइंग आउट फॉर लंच यस्टरडे। अब ये बीते हुए कल की बात है, तो यहाँ पे गोइंग कैसे हो सकता है, आप खुद बताइए। जब यहाँ पे ये यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल में पास्ट में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोइंग आउट नहीं होगा, वेंट आउट होगा। क्या होगा, वेंट आउट होगा, ठीक है। देखिए पास्ट में एक सबसे अच्छी चीज यही होती है कि सब कुछ बीता हुआ होता है तो उसमें सेकंड फॉर्म में जाएगा, ना कि आपका गोइंग में जाएगा, आईएनजी फॉर्म में नहीं जाएगा ये। चलिए 3 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर, ठीक है। लाइफ विदाउट लॉफ्टर वुड बी डल अफेयर। अच्छा, लाइफ विदाउट लॉफ्टर वुड बी डल अफेयर, अच्छा। चलिए, तो लाइफ विदाउट लॉफ्टर, हंसी के बिना जिंदगी जो है बिल्कुल घने कोहरे की तरह है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही तो लिखा है, इसमें कोई गलती ही नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही लिखा हुआ है, ठीक है। कि इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। लाइफ विदाउट लॉफ्टर वुड बी डल अफेयर, तो बिल्कुल सही, इसमें कहीं पे कोई मिस्टेक है ही नहीं। चलिए 4 नंबर देखिए, क्या लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या लिखा है, टू गो बनाना, ठीक है। इसका मतलब होता है टू गो बनानास, ठीक है। टू बिकम नर्वस, नहीं नर्वस नहीं होता, एंग्री होना चाहिए था। अगर यहाँ पे नर्वस की जगह एंग्री होता तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता। अच्छा, टू कीप ईटिंग बनानास नहीं, कीप ईटिंग बनानास नहीं। टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, देखिए ये एंग्री लिखा हुआ है ना, टू क्या लिखा है, टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री। तो यहाँ पे आपके सामने ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड और एंग्री हो जाता है, ठीक है, जो उसके लिए कहा जाता है टू गो बनानास। चलिए फिर 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या है, लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, समथिंग विच ब्रिंग बैड लक। अच्छा सर, अप्रोप्रिएट गिवन, अच्छा ये भी वन वर्ड ही है, विक्ड, मॉन्स्टरस, डेविलिश या जिंक्स्ड। अच्छा, समथिंग विच ब्रिंग बैड लक, देखिए ये बैड लक के बारे में बात कही जा रही है। देखो तो यहाँ पे ये मॉन्स्टरस,
डेविलिश और विक्ड, ये सब आपके लिए जो है ये दानव, भूत, चुड़ैल, इनके लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे डरावने। तो इस तरीके के लिए, ना कि बैड लक के लिए यूज किया जा सकते हैं। तो जो बैड लक के लिए यूज किया जाता है वो जिंक्सेड होता है, जिंक्सेड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है जो बुरे किस्मत में यकीन करता है, ठीक है, जो बुरी किस्मत में यकीन करता है, ये शब्द उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो बुरी किस्मत में यकीन करता है। चलिए 6 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अच्छा, ये भी वन वर्ड है। देखिए अभी तक तीसरा वन वर्ड आ चुका है। आप लोग देखिए ये 2021 का पेपर है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये आपका 2021 का पेपर है, जो 8 अक्टूबर 2021 को पेपर हुआ था, ये उसी का एक पेपर है, ठीक है, MTS का ही। तो आप लोग देखिएगा कि देखिए उसमें 3 अभी तक आपके सामने वन वर्ड आ चुके हैं। क्या है? एनिमल एंड प्लांट्स विच लिव इन वाटर। अब देखो, जो पानी में रहता है, पानी में रहने वाला क्या होता है? जैसे एक बात बताइए, आपके घर में क्या रखा होता है जिसमें मछलियां पाली जाती है, उसको क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। एक्वेरियम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पानी से रिलेटेड है। एक्वामैन मूवी तो एक आई हुई थी ना, आपने उसको तो सुना ही होगा ना, एक्वामैन। तो एक्वामैन इसलिए कहा जाता था, क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर रहने वाला आदमी था, ठीक है। तो ऐसे ही एनिमल एंड प्लांट्स विच लिव्स इन वाटर क्या कहलाता है? एक्वेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्वेटिक, ठीक है। चलिए फिर 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में क्या हो जाएगा? लिखा हुआ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक, तो शब्द क्या दे रखा है आपके सामने? वर्ड क्या है? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा कि या तो बहुत जो है लार्ज अमाउंट होगा या लार्ज नंबर होंगे। अब कह सकते हैं कि अवेलेबल और लार्ज नंबर या अमाउंट, लार्ज नंबर आर और अमाउंट, ये हो सकता है। इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट या नंबर, ठीक है। तो देखो, चार्मिंग तो खूबसूरत होता है, मर्ज एक दूसरे को मिलाना होता है, ब्यूटीफुल भी खूबसूरत होता है, ठीक है। और एम्पल, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त या पर्याप्त से अधिक, यानी कि जिसको कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है शब्द आपके लिए जो मीनिंग जो बनना है वो कौन सा बनना है? सिनोनियम एम्पल बनना है, ठीक है। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम पूछ रहा है गिवन वर्ड। तो देखिए फेक, फेक मतलब होता है क्या? दिखावा, यानी कि झूठा जो होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल, फॉल्स, जेन्युइन और बग। उसने एंटोनियम पूछा है, ठीक है। तो देखो आर्टिफिशियल भी एक तरीके का फेक और झूठा दिखावा करने वाला होता है, फॉल्स भी झूठा होता है, और बग जिसमें कुछ कमी होती है। और रही बात जेन्युइन की, तो जेन्युइन का मतलब होता है बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, जो सत्य होता है, यानी कि बिल्कुल ठीक, सही। तो जेन्युइन का मतलब क्या हो जाता है? ठीक, तो आपको बता दिया। तो और एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? फेक का जेन्युइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फेक मतलब झूठा होता है और जेन्युइन मतलब जो सत्य होता है, जो सही होता है, वो होता है, ठीक। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर क्या अप्रोप्रिएट जो है एंटोनियम क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए फिर एंटोनियम बताना है। माइजरेबल, माइजरेबल मतलब होता है कम खर्चीला, कंजूस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और माइजरेबल मतलब कंजूस। ये माइजरेबल कहाँ यार? ये मिजरेबल है। हाँ मिजरेबल है। मिजरेबल मतलब तो जो होता है वो दुखी होता है शायद। हाँ, मिजरेबल मतलब क्या होता है? जो दुखी होता है, अनहैप्पी होता है, जो हैप्पी नहीं होता, वो मिजरेबल कहलाता है। और माइजरेबल, वो माइजरेबल जो होता है वो दूसरी चीज होती है। ये मिजरेबल है, मिजरेबल मतलब होता है अनहैप्पी, ठीक है। तो अब देखो अनहैप्पी वो भी सैड होगा, तो ये भी खत्म। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है खुशी, जो बहुत ज्यादा खुश होता है उसके लिए चीयरफुल। ट्रेजिक, जो जिसके साथ में कुछ ट्रेजिक हो जाती है, जिसके साथ में कुछ दुखद हो जाता है, तो उसके लिए ट्रेजिक। और नर्वस मतलब जो घबराया हुआ, नर्वस मतलब घबराया हुआ, तो यहाँ पे ये भी नहीं। तो चीयरफुल जो खुश हो, जो खुश हो, उसके लिए चीयरफुल आ जाएगा, ठीक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा चलिए भाई 10 नंबर देखिए, तो क्या हो जाएगा? द टेररिस्ट वर आर्म्ड मशीन गन्स। अच्छा, तो देखो जो टेररिस्ट थे उनके पास क्या थी? आर्म मशीन गन से वो क्या थे? लेस थे। तो उसके लिए यहाँ पे जो बिल्कुल सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? द टेररिस्ट वर आर्म्ड विद, के साथ, विद मतलब के साथ होता ना, तो विद मशीन गन, वो मशीन गन के साथ जो थे वो बिल्कुल लेस थे, कह सकते हैं उसके साथ बंधे हुए थे, ठीक। चलिए
Identify the segment that contains a grammatical error. If there is no error, select no error. चलिए, तो क्या हो जाएगा? his injury does not seems to affect him much. अच्छा, यहां पे क्या होना चाहिए भाई? देखिए, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि his injury does not, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो चौथे में गलती होनी चाहिए। डज नॉट सीम्स जो है यहाँ पे गलत होना चाहिए। देखो इसमें ग्रामेटिकली तो कोई एरर नहीं है, ठीक, लेकिन हाँ इसके जो पैटर्न में गलती है। पैटर्न में क्या गलती है? देखो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ प्रेजेंट इंट्रोगेटिव लिखा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं उसमें जो है ये इंडेफिनाइट नेगेटिव सेंटेंस जो है ये वो है, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है हिज इंजरी, सही है, कोई दिक्कत नहीं। डज नॉट बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि एस या ईएस आता है। टू अफेक्ट हिम मच, तो यहाँ पे क्या जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हिज इंजरी डज नॉट सीम होना चाहिए था, टू अफेक्ट हिम मच। तो यहाँ पे ये सही होना चाहिए था, ना कि सीम्स होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, सीम्स नहीं होगा, क्या होगा? सीम होगा यहाँ पे, ठीक, सीम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे देखते हैं भाई क्या है। आगे दे रखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन segment in the given sentence. If there is no needed to substitute it, select no substitution required. The sound of thunder was followed to a heavy downpour. अच्छा भाई, the sound of thunder was, क्या होता है यहाँ पे? The sound of thunder was followed to, या फॉलोड टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फॉलोड बाई होना चाहिए। फॉलोड बाई टू अ हैवी डाउनपोर, क्योंकि वो उसके माध्यम से हो रहा है ना डाउनपोर, बहुत ज्यादा हैवी हो रही, तो इसीलिए ठंडर जो था बहुत ज्यादा हैवी था उसके माध्यम से। तो यहाँ पे फॉलोड बाई होना चाहिए, तो क्यों? उसके द्वारा, तो फॉलोड बाई होगा, ना कि फॉलोड टू। 13 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू बी ऑफ योर फूड, चलिए, टू हैव एपिटेट, इसका मीनिंग तो ये होना चाहिए, तो देखते हैं। टू हैव नो फूड, नहीं, ये बेकार। टू हेल्प समवन, नहीं। टू हैव, देखिए टू हैव एपिटेट, देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे आपके सामने लिखा हुआ है। टू गिव फीड टू अदर, ये भी नहीं होगा। तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा? इसका जो मीनिंग होता है, यू डू नॉट वांट टू ईट यूजली बिकॉज यू आर इल, इसका मतलब ये होता है कि आप बीमार हैं, तो इसलिए आप जो है खा नहीं रहे हैं। तो यू टू हैव नो एपिटेट, तो इसका मतलब टू बी ऑफ योर फूड, तो आप अपने खाने से दूर हो। क्यों? क्योंकि आप बीमार हो, इसलिए खाने से दूर हो, ठीक है। तो यहां पे जो हो जाएगा टू हैव नो एपिटेट, ठीक है। इसकी जो मीनिंग हो जाएगी, जो एपिटेट का मतलब होता है APPETITE, जो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ठीक है, समथिंग स्पेशली, किसके लिए? फूड के लिए, ये इसलिए यूज किया जाता है, ठीक। तो यहां पे इसके लिए आपके ये सही वर्ड हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सी वेंट इन, आई वाज जस्ट गोइंग टू कॉल हर, व्हेन सी अगेन, क्या? अपीयर्ड, अक्योर्ड, क्रॉप्ड या हैपेंड? सॉरी, सी वेंट इन, आई वाज जस्ट गोइंग टू कॉल हर, व्हेन सी अपीयर्ड अगेन। हाँ, तो यहाँ पे अपीयर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले ही ऑप्शन आपको यहाँ पे अपीयर्ड दे रखा है, अपीयर्ड बिल्कुल सही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आई, क्या नाम? सी वेंट इन, आई वाज जस्ट गोइंग टू कॉल हर, व्हेन सी अपीयर्ड अगेन, ठीक। जब वो दोबारा दिखाई देगी तब वो उसको जो है कॉल कर लेगा, जब वो अंदर गई थी तब उसने ये बात कही। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वाह भाई, देखो डिलीट लिखा हुआ, डिलीशियस लिखा हुआ, डिलाइटफुल लिखा हुआ, डेलिकेट लिखा हुआ है। तो देखिए भाई 15 नंबर में जो
क्या गलत हो सकता है, इसने इनकरेक्टली स्पेल पूछा है। देखो DELETE डिलीट बिल्कुल सही लिखा है, DELICIOUS डिलीशियस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग डिलाइटफुल पे। देखो डिलाइटफुल जो होता है वो डिलाइटफुल यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो क्या लिखा जाता है DELIGHTFUL, ना कि FULL, डबल एल लास्ट में नहीं बनता है, DELIGHTFUL। चलिए DELIGHTFUL डिलाइटफुल, ये स्पेलिंग यहाँ पे आपकी गलत है, बाकी सारी की सारी स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही लिखी हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, इसको चेंज करना है, नहीं तो जो भी होगा चेंज करके देखते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक वी कैन टॉक टू हिम एट ऑल, ही वॉजंट लिसनिंग। I don't think we can talk to him at all. He wasn't listening. अच्छा, he wasn't listening. तो जब यहाँ पे I don't think we can do not, तब यहाँ पे I don't का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे he wasn't क्यों होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग जब बनता है तो क्वेश्चन टैग के हिसाब से तो यहाँ पे तो आई डोंट थिंक है, तो यहाँ पे डजंट लिसन होना चाहिए था, ही डजंट लिसन, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में लिखा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, यहाँ पे खाली जगह भरनी है। चलिए भाई देखिए, हार्ड सी ट्राइड अमायरा कुड नॉट मेमोरीज द पोयम। अच्छा, कि अमायरा जो है वो पोयम याद कर रही है लेकिन वो याद नहीं कर पा रही है, कि वो इस तरीके से मतलब इतना हार्ड ट्राई कर रही है लेकिन फिर भी वो पोयम को याद नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे देखो दो हो नहीं सकता, हाउएवर, वाइल, बिकॉज। देखो ये वाइल और बिकॉज ये भी नहीं हो सकते हैं, हाउएवर हो सकता है। क्यों, देखिए यहाँ पे जब जो है आल्दो होता है, यद्यपि, जो हाउएवर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आल्दो, आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, वो इतना ट्राई कर रही है लेकिन फिर भी वो पोयम को याद नहीं कर पा रही, तो यहाँ पे हाउएवर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे हमको सिनोनियम बताने हैं, सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची मतलब सेम जैसे मीनिंग, उनका जो सेम अर्थ आता है वो बताना है। चलिए, रॉयल, माइनर, पोअरली, किंगली और लोयली, ठीक। चलिए भाई देखते हैं। देखो यहाँ पे भाई जो रॉयल लिखा है, रॉयल तो आपको भी पता है कि रॉयल लाइफ, रॉयल वो सारी चीज़ें जो आप लोग बोलते हैं, तो रॉयल का मतलब होता है राजकीय, शाही, इस तरीके से, ठीक है। माइनर मतलब होता है जो कम होता है, ठीक है। पुअरली गरीबी, गरीब। किंगली मतलब एक तरीके का ये विशेषण है, ये कह सकते हैं कि ये एडवर्ब है, तो ये राजाओं से जुड़ा हुआ है इसलिए। और लोली मतलब होता है नीच। तो यहाँ पे आपके सामने रॉयल का जो सबसे सही अप्रोप्रिएट मीनिंग बन सकता है सिनोनियम, तो वो क्या बन जाएगा, किंगली, ठीक है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, द ब्रेव सोल्जर्स द पोजीशन दे हैड लॉस्ट। अच्छा, चलिए भाई देखिए, डिटेन्ड, कॉट, इनवेडेड, कैप्चर्ड। अच्छा, द ब्रेव सोल्जर्स कैप्चर द पोजीशन दे हैड लॉस्ट, ये सही हो सकता है। डिटेन्ड तो नहीं यहाँ पे लिखते हैं, बाकी कॉट भी नहीं हो सकता था, इन्वेडेड तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो द ब्रेव सोल्जर्स कैप्चर्ड द पोजीशन दे हैड लॉस्ट, जो उन्होंने पोजीशन खो दी थी उसको दोबारा से प्राप्त कर लिया, तो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, दोबारा मतलब कह सकते हैं कि पकड़ ली थी या वापस कर लिया, उसको फिर से ले लिया या जो भी है, तो यहाँ पे कैप्चर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैप्चर मतलब होता है पकड़ना होता है, जो उन्होंने पोजीशन खो दी थी वो पकड़ ली दोबारा, दोबारा से मतलब नहीं लेकिन फिर भी पकड़ ली उन्होंने, जो खो दी थी वो ले ली वापस। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकली एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट द नो एरर, ठीक है। मेनी पीपल फ्रॉम हिज विलेज हैव माइग्रेटेड फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क। अच्छा, मेनी पीपल फ्रॉम हिज विलेज, बहुत से जो लोग हैं यहाँ गांव के, इस गांव के, हैव माइग्रेटेड जा चुके हैं, फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क, काम के वजह से यहाँ से बाहर वो लोग जा चुके हैं। अच्छा, चलिए भाई देखिए, तो यहाँ पे पहला तो नो एरर दे रखा है, दिस विलेज हैव माइग्रेटेड ये भी सही लिखा हुआ, मेनी पीपल फ्रॉम ये भी सही लिखा हुआ है, और नो एरर तो नहीं खैर है इसमें ये चौथा ऑप्शन मुझे गलत दिख रहा है, फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, कंप्रिहेंशन आ चुका है, यानी कि ये इसमें खाली जगह में हम लोगों को फिल करना पड़ेगा। चलिए देखिए, माई फर्स्ट वॉयज voyage had been very profitable. I was again a man. I was again a man. I did not lack for luxury or entertainment. My friend, I could not rest for long. I फिर खाली जगह the salt air and the thrill of travel and adventure. फिर soon I खाली जगह by the will of Allah back to the support at Basra. खाली जगह I found newly made ship with fine sail and the best equipment. अच्छा चलिए भाई देखते हैं, फिर पहले तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। चलिए तो क्या हो जाएगा, माई फर्स्ट वॉयज हैड बीन वेरी प्रॉफिटेबल, आई वॉज अगेन, फिर मैन खाली जगह में क्या आएगा, तो देखो इसने कहा था जो मेरी प्रॉफिटेबल है, जब प्रॉफिटेबल होगा तो आई वाज अगेन, मैं दोबारा क्या हो जाएगा, जब प्रॉफिट होगा तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, गरीब तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे पुअर हटा दीजिए। डल, बेवकूफ़ भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, हेल्दी से कोई मतलब है नहीं प्रॉफिट का उससे। वेल्थी जरूर हो जाएगा, हाँ वेल्थी बिल्कुल सही है, वेल्थी मैन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद लिखा है कि आई डिड नॉट लैक बट लग्जरी और इंटरटेनमेंट। फिर माई फ्रेंड, बट माई फ्रेंड, एंड माई फ्रेंड, सिंस माई फ्रेंड, देखो सिंस तो यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दीजिए। फिर सो माई फ्रेंड, सो माई फ्रेंड आई कुड नॉट रेस्ट फॉर लॉन्ग, नहीं यहाँ पे तो ये तो सो तो नहीं हो सकता। और एंड फिर लग्जरी और इंटरमेंट एंड माई फ्रेंड आई कुड नॉट, नहीं एंड भी नहीं, बट आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि बट माई फ्रेंड आई कुड नॉट रेस्ट फॉर लॉन्ग। वो बताना चाह रहा है कि मेरे दोस्त, मैंने जो है बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत ज़्यादा मतलब जो है रेस्ट नहीं किया, आगे बढ़ता रहा। फिर 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में क्या हो जाएगा, लिखा हुआ आई, फिर खाली जगह द साल्ट एयर एंड द थ्रिल ऑफ ट्रेवल एंड एडवेंचर। तो देखो आई के बाद क्या लिखा है, हैड टेस्टेड, आई एम टेस्टिंग, हैव टेस्टेड और टेस्ट। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो हमको देखना चाहिए कि आई, द साल्ट एयर एंड द थ्रिल ऑफ ट्रेवल ऑफ एडवेंचर और आई कुड नॉट, ये सब पास्ट में है तो यहाँ भी पास्ट में आएगा। तो आई, इसके बाद देखिए पास्ट देखिए, हैड, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आगे और भी देख लेते हैं पहले। तो आई एम टेस्टिंग कोई मतलब नहीं है, हैव टेस्टेड कोई मतलब नहीं है। फिर टेस्ट, टेस्ट खाली नहीं हो सकता है, हैड टेस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, पास्ट में जाएगा, हैड टेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर एडवेंचर, सून आई बाय द विल ऑफ अल्लाह बैक ऑफ द सपोर्ट एट बसरा। तो सून आई देखते हैं, पीछे पास्ट में था सून आई, चलिए देखते हैं। देखिए पास्ट में तो रहेगा, ये तो आपको पता ही है। फिर देखिए हैड पुल्ड, अब यहाँ पे देखते हैं, अभी एक है, आगे भी देखते हैं। वाज पुलिंग, वाज पुलिंग, हाँ ये भी ठीक। एम पुल्ड तो यहाँ से खत्म कर दीजिए। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जब तक देखेंगे नहीं क्लियर नहीं होगा कि क्या है। लिखा था सून आई बाय द विल ऑफ अल्लाह। चलिए एक चीज और क्लियर हो गई यहाँ से कि वाज पुलिंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सून आई, फिर क्या क्या था, हैड पुल्ड, वाज पुल्ड। देखो हैड ऊपर यूज कर सके थे, चुके थे, यहाँ पे तो हैड से कोई मतलब नहीं होगा। सून आई वाज पुल्ड बाय द विल ऑफ अल्लाह, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज पुल्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 25 नंबर देखिए, 25 नंबर में क्या हो जाएगा, बसरा। फिर खाली जगह आई फाउंड, पहले तो यहीं पे देख लेते हैं खाली जगह। खाली जगह में क्या आना चाहिए, अच्छा क्या क्या दे रखा है, वेन, वेर एवर, वेयर, वेन, वाइल। अच्छा चलिए बसरा, आई फाउंड अ न्यूली मेड शिप विद फाइन सेल एंड द बेस्ट इक्विपमेंट। अच्छा तो यानी कि वेयर होना चाहिए था, वेयर एवर से कोई मतलब नहीं है, वेन से कोई मतलब नहीं है, वाइल से, वेयर होना चाहिए था, वेयर जहाँ उसने ये चीज़ पाई थी, तो वेयर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अब सामान्य जानकारी पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सामान्य जानकारी क्या 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 कह रही है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में इनमें से किस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड की स्थापना की गई थी। ठीक, ईपीजेड का मतलब होता है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, ठीक है। यार प्रसंस्करण को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है।
ठीक है। बाकी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र होता है, जोन होता है, ठीक, एक्सपोर्ट और जोन, बाकी पी से मुझे नहीं याद आ रहा है उसको क्या कहते हैं। तो ये फाल्टा में पड़ता है, बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में जो जोन की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी, फाल्टा में। ठीक है, ये जो है टोटल 8 क्षेत्र हैं। ठीक है, भारत में जो है 8 जो है निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र हैं। ठीक है, और जिनमें से जो है कुछ सूरत के, सियाचिन, इस तरीके से हैं। ठीक, भारत जो है एशिया के पहले देशों में से एक है, उन पहले देशों में से एक है जिसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ईपीजेड की स्थापना या प्रभावशाली बनाया था। ठीक है, इसमें से 8 प्रोसेसिंग क्षेत्र जोन है, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो 7 हैं। कौन कौन से हैं देखिए बता देता हूँ। कांडला जो गुजरात में पड़ता है, सांता क्रूज जो मुंबई में पड़ता है, फाल्टा जो पश्चिम बंगाल में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, कोच्चि केरल में, चेन्नई तमिलनाडु में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये 7 जोन हैं आपके किसके, सार्वजनिक क्षेत्र के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे HDFC बैंक के प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए ये उस तरह समय का करंट का क्वेश्चन है, तो ये थे शशिधर जगदीशन। ठीक है, तो इससे आपका कोई मतलब है नहीं, जो क्योंकि देखिए ये प्रीवियस ईयर का मैं करा रहा हूँ, तो उसमें तो जो करंट आई थी वो तो मुझे कराने ही पड़ेंगे। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें आपको करंट के भी प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद चीज़ होगी। चलिए 78 नंबर देखिए, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था। ठीक है, जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, वो पूछा जा रहा है कि कब समाप्त हुआ था। चलिए 1858, 1874 और 1888, 1862। सबसे पहली बात तो जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, वो 1874, 88, 62 तक इतना ज़्यादा कभी नहीं खिंचा था। वो 57 में स्टार्ट हुआ था, 58 में ख़त्म हो गया था। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था 1857 का विद्रोह जो हुआ था। इसमें जो क्या था, राइफल जो थी उसमें जो राइफल दी गई थी उसमें कारतूस को लगाने के लिए उसे दांत से खींचना पड़ता था, और कारतूस में जो क्या था, उन्होंने गाय और सूअर दोनों की चर्बी को इस्तेमाल किया था। तो इसलिए जो है सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था कि इसको जो है हम लोग नहीं इस तरीके से करेंगे। तो इसीलिए क्या था, ये विद्रोह 1 साल तक चला था, 57 से लेकर 58 तक। ठीक है, चलिए 79 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए भाई देखिए, राजीव गांधी, IK गुजराल, गुजरात, ये IK गुजरात नहीं, ये गुजराल है, BP सिंह और PV नरसिम्हा राव। ठीक है, तो जो देखो अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो राजीव गांधी ने किए थे। किसने किए थे, राजीव गांधी ने, जिसको असम समझौता जो है कहा जाता है। भारत सरकार के प्रतिनिधियों और असम आंदोलन के जो नेताओं के बीच जो है इसको हस्ताक्षर किए गए थे, जिसको इसको ये क्या कहा जाता है, ऐसे कैपिटल M, फिर स्मॉल o, फिर ये कैपिटल S, इसको ये कहा जाता था। ठीक है, और इसको 15 अगस्त 1985 को नई दिल्ली में जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने जो था उन्हीं की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है। देखिए दोस्तों, जब मैंने इनके बारे में बहुत बार बताया है कि जितनी भी मैंने ये बुक्स एंड ऑथर्स का एक वीडियो डाल रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वहाँ से देखिए 70-75 मैंने या 80 बुक्स थी, इसके ऊपर आपकी कोई बुक जो है MTS में बाहर एक भी बुक नहीं जाएगी। पर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है, तो देखिए जिन लोगों ने भी अभी तक उसको नहीं देखा है, आप सब लोग जाइए उसको देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको एक क्वेश्चन ऑथर एंड बुक से जरूर देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। देखिए यहाँ पे भी वही आया है कि किसकी आत्मकथा है, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक है, जैसे ये आपको देखिए पता होनी चाहिए थी, बहुत सरल बुक है। मैंने वहाँ पे 80 बुक डाली हैं जो आपके MTS से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो मैंने दी हुई हैं। अगर आप अभी भी उसको नहीं देख रहे हैं तो दोस्तों ये देखिए आपकी गलती है और आप उसमें फंस रहे हैं। चलिए, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्ध्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य अवशोषित की जाती है, पीली, नीली, नारंगी या बैंगनी। तो देखो जब उसने कहा है सूर्य में के प्रकाश के लाल, हरे और
के तरंग दैर्ध्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य अवशोषित की जाती है? तो पीली। ठीक है, लापीहा होता है, तो लाल, पीला, हरा ये प्रारंभिक रंग बोले जाते हैं और यही वो अवशोषित करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पीले रंग की जो है अवशोषित करेगा, लाल, हरा और पीला। कलाकारों को प्रदर्शन कला परफॉर्मिंग आर्ट्स में योगदान के लिए से संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, क्या दिया क्वेश्चन है? कलाकारों को प्रदर्शन कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में योगदान के लिए से संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, 1959 से, अच्छा साल पूछ रहा है, 1952 से, 1961 से, 1950 से, तो 1952 से दिया जाता है। ठीक है, कब से दिया जाता है? 1952 से दिया जाता है। ठीक, याद रखिए, इसे संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जो कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी स्थापना जो है 1951 में हुई थी, लेकिन इसको 1952 से प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर 83 नंबर देखिए, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में कौन किसी भी खेल में भारत का प्रथम विश्व चैंपियन था? अच्छा, रामनाथ कृष्णन, लीलाराम, मिल्खा सिंह, विल्सन जोन्स। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? अच्छा, ठीक है, देखो ये जो विलियम जोन्स दे रखे हैं ये किससे रिलेटेड थे? ये थे बिलियर्ड से। किससे थे? बिलियर्ड से। ठीक है, इन्होंने ही विश्व चैंपियन बने थे स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, और ये 2 बार विश्व चैंपियन रह चुके थे। इन्हें अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए फिर 84 नंबर देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन एक स्वपोषी ऑटोट्रॉफ है? पशु, मानव, पौधा या कवक? ठीक, तो निम्नलिखित में कौन सा एक स्वपोषी ऑटोट्रॉफ है? ठीक है, तो इसमें से ये हो जाएगा पौधा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ऐसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं जो है मतलब निर्मित करते हैं, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, उनको जो है ये ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी कहा जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि सीधे से समझ लिए कि वो जीव जंतु या पौधे जो अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं हैं और किसी को हानि पहुंचाए बिना अपना भरण पोषण करते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। तो पौधे ही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन जो है सूर्य की किरण प्रकाश से ले लेते हैं और पानी जो है अपना वो अपनी जड़ से नीचे ज़मीन से ले लेते हैं, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, तो पौधे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर जनपद गीत जिसमें वर्षवन्ना के वचन शामिल हैं, राज्य से संबंधित है। अच्छा, ये जनपद गीत नहीं होगा, ये जनपद गीते होगा। ठीक है, जनपद गीते जिसमें वर्षवन्ना के जो वचन शामिल हैं राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किससे है? कर्नाटक राज्य से। ठीक है, इसी में जो है जनपद गीते यानी कि जनपद गीत जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसमें जन सामान्य के दुख सुख दुख को जो है व्यक्त करने वाले गीत शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें जो है वर्षवन्ना के जो वचन है वो भी शामिल किए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, 86 नंबर देखिए। 86 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खाद्य रेशे और वसा। तो 86 नंबर में भाई क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? अच्छा, गैर पचनीय भाग पूछा गया है। देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये तो सब पच जाते हैं, बचा खाद्य रेशे। खाद्य रेशे ही एक ऐसी चीज़ होती है जो अपचनीय है लेकिन पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है ये। ठीक है, जो आहार लेते हैं हम लोग उसमें उपस्थित तत्व जो आहारीय रेशे होते हैं, ठीक है, जिनको खाद्य रेशे कहा जाता है, उनको आहारीय रेशे भी कहा जाता है। ठीक है, ये पौधे से मिलने वाले ऐसे तत्व होते हैं जो स्वयं अपाच्य होते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि ये खाने को पचाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ये पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में योगदान भी करते हैं। रेशे शरीर की जो दीवार का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे एंजाइम भंग नहीं कर पाते हैं और ये गैर पचनीय होते हैं। 8 के बाद 9 नंबर पेज पे चलिए, पाटकर यानी कि ये चित्रकारी होती है कि अद्वितीय संस्कृत प्रतीक है, किसकी है? चलिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना या
कर्नाटक। तो जो पाटकर है वो झारखंड की चित्रकारी है, ठीक है। कहाँ की है ये झारखंड की चित्रकारी है। और इसमें जो है पेड़ के पत्ते, छाल के जो रंग होते हैं, मतलब जो पेड़ के पत्ते होते हैं और जो छाल होती है उनसे रंग बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता, याद रखिएगा। इसमें जो चित्रकारी की जाती है तो इसमें पेड़ के पत्ते और छाल से रंग बनाए जाते हैं, ना कि कृत्रिम रंग से, ठीक है। चलिए 88 नंबर देखिए। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था? सिडनी, बार्सिलोना, लंदन, एथेंस। तो किस में जीता था? तो लंदन ओलंपिक में जीता था, ठीक है। कब हुआ था? 1948 में, ठीक है। यहाँ से आपके लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी तो इससे पहले भी उन्होंने जीते थे। 1928 में जो है एम्स्टर्डम में जीता था, 32 में लॉस एंजलिस में जीता था और 1936 में बर्लिन में। इन्होंने यहाँ पे सभी जगह पे स्वर्ण पदक जीता था। और लेकिन जब ये कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद यहाँ पे जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, तब उसके बाद पहली बार कब हॉकी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो 1948 लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए 89 नंबर। वोटिंग फॉर अ वीजा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। वोटिंग फॉर अ वीजा, ठीक है। तो देखो ये जो पुस्तक लिखी थी वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखी थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी, ठीक है। ये अंग्रेजी में लिखी गई थी, ठीक है। इसके आगे मैं ब्रैकेट में इंग्लिश लिखे दे रहा हूं, ठीक। ये इंग्लिश में लिखी गई थी, ठीक। और ये उनकी आत्मकथा है, ये याद रखिएगा, ये उनकी आत्मकथा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी इन्होंने जो लिखी थी वो अपने हाथ से लिखी थी, इसको बाद में छापा गया था। चलिए 90 नंबर देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? अरे ये तो क्वेश्चन भाई बहुत यूनिक टाइप का है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने के बाद से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य? अच्छा, अनुच्छेद 13, ठीक है, बिल्कुल अनुच्छेद 13 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसने इसका ये कहना है कि जो अनुच्छेद 13 में जो है उसका भारतीय संविधान के उसने कहा कि इस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान जो है 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 में असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। उसने ये बताया, पूछा था, तो भाग ये उसमें अनुच्छेद 13 में कहा गया है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? चलिए भाई, बीएसई, सीएसई और एनएसई और डीएसई। तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये सबसे पुराना है। बीएसई लिखा जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना है, ठीक। चलिए, इसकी स्थापना लगभग 1875 में ही हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। चलिए फिर आगे बढ़िए। लिखा हुआ जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा भाई, क्वेश्चन तो बड़े बढ़िया बढ़िया पूछे गए थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर 2023 का कैसा आएगा। चलिए, जो जल तालिका यानी कि जो जल होता है उसके नीचे कठोर चट्टान जो होती है उनकी परत बन जाती है। उन परत के नीचे जो बीच में जमा जो जल होता है उस जल को क्या कहा जाता है? ठीक है। चलिए, गर्म पानी का झरना, जलभृत या हिमनद या गीजर। तो गीजर का तो देखिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हिमनद भी नहीं होगा, गर्म पानी का झरना उससे पानी जमा हुआ है, उसको झरने से कोई मतलब नहीं है, तो ये जलभृत होता है, ठीक है। जलभृत जो है एक्यूफायर जिसको बोलते हैं, जो धरती के भीतर उपस्थित जो उस रचना को कहते हैं जिसमें मुलायम चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, गाद होती है, इसी के अंदर पानी जमा हो जाता है, ठीक है। और यही जो है हम लोगों को कह सकते हैं कि नल के माध्यम से हम लोगों का ऊपर आता है। चलिए 93, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर एक अम्लीय तरल यानी कि फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है, इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? अच्छा चलिए, टमाटर का गूदा, नींबू का रस और ब्लीचिंग पाउडर और नम बेकिंग सोडा। तो देखिए नम बेकिंग सोडा लगा लीजिए, आपका ये बेअसर हो जाएगा, मतलब कम कर देगा इसके असर को, ठीक है। बाकी तो बेकिंग सोडा तो आपको पता ही है, खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
और बाकी अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है तो भी आप इसको मुंह में थोड़ा सा डाल लीजिए, कुल्ला मंजन मतलब कुल्ला कर लीजिए उससे पानी डाल के, तो उसकी दुर्गंध जो होती है वो चले जाते हैं। बाकी अगर आपके कहीं भी शरीर में कोई भी कीड़ा वगैरह जो है डंक मार दे तो उस जगह पे लगा के आप उसके डंक को कम कर सकते हैं या उसके जहर को कम कर सकते हैं। चलिए 94 नंबर देखिए, नमक एक बृहद पेशी शीट छाती गुहा के तल का निर्माण करती है। तो किसका निर्माण करती है? चलिए देखिए, ड्यूडिनियम, डायफ्राम, एवियोली या लैरिंग्स। तो किसका निर्माण करती है? ये लैरिंग्स का निर्माण करती है। किसका करती है? लैरिंग्स का। लैरिंग्स नामक एक बृहद पेशी शीट छाती गुहा के तल का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है? चलिए देखिए, 2007, 2003, 2009, 2000। ठीक है, तो जो 2003 था इसको अंतर्राष्ट्रीय मीठे वर्ष के पानी के रूप में मनाया जाता है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको और बताया जाए। 96 नंबर देखिए, 1 नवंबर 1858 को निम्नलिखित में से किसकी उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब भारत का एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? रानी विक्टोरिया, राजा फिलिप, रानी एलिजाबेथ, राजा लुईस। अच्छा, तो उस घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी भारत में एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। अच्छा, ये रानी विक्टोरिया ने कहा था। किसने कहा था? रानी विक्टोरिया ने कहा था। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने 1 नवंबर 1858 को यह बात कही थी, याद रखिएगा। मस्ताना शाह वली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा भाई, चलिए, धमोनी उर्स, हीरा भूमिया मेला, करम मेला या पीर बुधन मेला? तो ये धमोनी उर्स मेला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बाकी इनमें ऐसा देखिए कुछ बताने वाला है नहीं, तो मैं इसलिए आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। बाकी मैं जहाँ पे लगता है कि मुझे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, तराइन की पहली लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी? 1204, 1213, 1157, 1191। तराइन की पहली लड़ाई भाई 1151 में लड़ी गई थी। ठीक है, किसके किसके बीच लड़ी गई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो था तृतीय, उसके बीच में लड़ी गई थी। ठीक इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। ठीक है, और 1175 में मोहम्मद गौरी का जो है पहला आक्रमण माना जाता है। ठीक है, उसने मुल्तान पर किया था उस। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक यानी कि मनी बिल का विवरण देता है? देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि ये 110 में होता है। धन विधेयक आपका 110 में है। ठीक है, चलिए फिर 100 नंबर देखते हैं। द्विवर्षीय पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2020 के 12वें संस्करण में भारत का कौन सा स्थान था? ये उस समय का 2020 का करंट का क्वेश्चन है, तो ये उस समय पे 168वें स्थान पे था। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है आपको जो आपका GS और इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट था वो देखिए हम लोग यहाँ पे आज भी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि आपके सामने जो मेले हैं और बुक्स हैं और वाद्य यंत्र और ये जो गायक होते हैं इनके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके से यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप इनको पढ़ के जाइए। GS इतनी सरल नहीं मिलनी है क्योंकि मेरिट बननी है इस बार इससे, तो आप इंग्लिश और GS को इतना लाइटली मत लीजिएगा, आप वहाँ पे फंस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी प्रैक्टिस सेट की बात रही तो मैं आपको पर डे 1 या 2 प्रैक्टिस, अभी कोशिश करूँगा कि आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिल जाएँ। अगर आपको 2 प्रैक्टिस सेट चाहिए पर डे तो आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइए कि आपको 2 प्रैक्टिस सेट चाहिए हैं। अगर भाई आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर दूंगा। और बाकी आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।